आज की रूपरेखा मैं इस कंपनी की इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि इसका शेयर प्राइस नीचे है जी या ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूँ परमाणु ऊर्जा की तरफ। बहुत बड़ी न्यूज़ बताऊंगा, बहुत बड़ी चीज़ समझकर चलो। जैसे भारत नेट, आपको इंटरनेट की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। भारत नेट क्या वर्क कर रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है ग्रामीण इलाकों की तरफ जाने के लिए। उन परियोजना के अंदर पैसा लगाया जाता है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी, जैसे रेलवे में आपको देखने को मिलेगा IRFC। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ को आप दिमाग से लगाइए। जब कोई चीज़ सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है और उस लक्ष्य के लिए नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे REC लिमिटेड की, जो PFC की सहायक कंपनी के द्वारा वर्क करती है। दूसरा बात करेंगे सुजलोन एनर्जी का शेयर, जो मार्च के अंदर 10% तक की बढ़ोतरी उसने दिखा दी। एक न्यूज़ आई है ना, उसमें लिखा है कि क्या इस बढ़ोतरी से शेयरों को खरीदना चाहिए। इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ को आप दिमाग से लगाइए। जब कोई चीज़ सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है और उस लक्ष्य के लिए कई कंपनियां उस वजूद के लिए दौड़ रही हैं और फिर उसी वजूद के लिए कुछ कंपनियां उसको फाइनेंस करने के लिए भी दौड़ती हैं, तो कुल मिलाकर जब किसी सेक्टर के अंदर सरकार के द्वारा कुछ रणनीतियां बनाई जाती है, तो वहाँ उसके अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसके वित्तीय पोषण के लिए कुछ ऐसी कंपनियां भी आ जाती हैं जहाँ पर उन कंपनियों को द्वारा उन परियोजना के अंदर पैसा लगाया जाता है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी, जैसे रेलवे में आपको देखने को मिलेगा IRFC, ये फाइनेंस करता है। नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अगर हम देखें तो आपको IREDA देखने को मिलेगा, PFC देखने को मिलेगा, REC देखने को मिलेगा। तो ये उस परियोजना के लिए दौड़ रहे हैं जो सरकार द्वारा एक लक्षित चीज की जाती रही है। आज हम बात कर रहे हैं REC। REC का मुख्य कारण तो यही है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो भी राज्य सरकार या सहकारी समिति या अलग अलग तरीकों से जो ग्रामीण इलाकों की तरफ बिजली के लिए वर्क होता है, परियोजना होती है, उस परियोजना के लिए जो पैसा लगता है उसके पैसे देने के लिए वित्तीय पोषित यानी फाइनेंस करने के लिए REC का गठन हुआ है। तो चीज़ों को समझो कि जब ग्रामीण इलाके की तरफ बिजली का अलग अलग तरीकों से इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना, उसमें पैसा लगना, उस चीज़ के लिए REC जो है अपनी वित्तीय पोषित करता है, फाइनेंस करता है। तो ग्रामीण इलाकों की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा वर्क होना है। और आप एक चीज़ समझ कर चलो, जैसे भारत नेट, आपको इंटरनेट की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। भारत नेट क्या वर्क कर रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है ग्रामीण इलाकों की तरफ जाने के लिए, दूर दूर तक के इंटरनेट की सुविधा। ये सरकार का लक्ष्य है। इसी तरीके से ग्रामीण इलाकों की तरफ बिजली की चीज़ों को मजबूत करने के लिए परियोजना पे परियोजना आती रहती है और उस परियोजना को जो वित्तीय पोषित करता है कुछ परियोजना की, तो वो REC करता है। तो इसकी इंपोर्टेंस जो है अपना बढ़ जाती है। तो ये वो कंपनी, अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,07,080 करोड़ का है। और अगर हम इसकी करंट प्राइस देखें तो 407 रुपये का इसका करंट प्राइस है। हाई अगर कंपनी का देखें 654 रुपये का हाई है और 357 रुपये का कंपनी का लो है। स्टॉक पी अगर हम देखें तो 6.84 का है। देखो सर, इस कंपनी के ऊपर REC PFC के ऊपर मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी। इनके शेयर काफ़ी नीचे थे उस वक्त, और पुराने लोग मुझे जानते हैं कि जब REC PFC ने अपनी चीज़ों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे हम बड़ा फाइनेंस करेंगे, बड़ा वित्तीय पोषण करेंगे, तो तब इसकी मैंने रूपरेखा देखी थी। उस वक्त नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियां बेहतर तरीकों से सरकार चीज़ें देख रही थी और ये दो कंपनियां निकल कर आई थी जहां पर ये कई कंपनियों को लोन देकर
उनकी परियोजना को सफल करने के लिए वित्तीय पोषण करती थी। तो वहाँ हमने इनकी रूपरेखा देखी थी। आज की रूपरेखा मैं इस कंपनी की इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि इसका शेयर प्राइस नीचे है जी या ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूँ परमाणु ऊर्जा की तरफ। बहुत बड़ी न्यूज़ बताऊँगा, बहुत बड़ी चीज़ें बताऊँगा जो परमाणु ऊर्जा की तरफ REC के कदम भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले इसकी अगर हम सेल देखें, दिसंबर 2023 में 12,052 करोड़ की कंपनी की सेल थी। 3,308 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने करीब 14,272 करोड़ की सेल और करीब 4,076 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। अगर हम साल दर साल देखें तो कंपनी ने अपनी सेल को काफ़ी बढ़ाया, और अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें साल दर साल, वो भी बढ़ाया। और अगर आप इसकी निरंतर सेल देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, भैया कंटिन्यू बढ़कर इतनी सेल हुई है। यानी कि इसके पास काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको ये वित्तीय पोषित करता है, और तब जाकर इसकी सेल इतनी हुई है। और अगर हम इसकी रिजर्व की बात करें तो कंपनी का अगर रिजर्व देखने को मिल रहा है 70,877 करोड़ का। और उधार कंपनी में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी भैया पैसा लेकर ही फिर पैसा भी देती होगी, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर उधार चलता है। तो उधार कंपनी के ऊपर है करीब 4,83,617 करोड़ का कंपनी की तरफ उधार है। तो ये कंपनी की एक चीज़ है, इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो अभी कंपनी का निगेटिव है। भैया अभी निगेटिव है, कुछ भी नहीं कंपनी डाल रही है, बल्कि उधार कंपनी ले रही है। और अगर हम इसके प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर 52.63% है जो PFC है। FIs की अगर हम बात करें 21.74% है जो बढ़ रहे हैं। DIs की अगर हम बात करें तो 13.91% है जो घट रहे हैं। सरकार कंपनी के अंदर 0.05% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 11.67% है। तो ये स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। 19 मार्च 2025 को कंपनी अपनी एक बोर्ड मीटिंग करने वाली है, और इस बोर्ड मीटिंग के तहत कंपनी डिविडेंड देने की घोषणा कर सकती है, क्योंकि ये न्यूज आई है। क्योंकि इससे पहले अगर हम कंपनी के डिविडेंड देखें तो भैया 3.5 रुपये करीब, 4 रुपये करीब, 5 रुपये, मतलब कंपनी अपने डिविडेंड की जो माध्यम है अच्छे तरीके से देती है। अब 19 मार्च को कंपनी की मीटिंग है, वहाँ पर कंपनी डिविडेंड के बारे में बता सकती है। एक न्यूज और निकल कर आ रही है, जो आ रही है केरल से। भैया REC ने केरल में करीब 18,360 करोड़ रुपए की पंप भंडार परियोजना वित्तीय पोषण करने की योजना बना ली है। और इस योजना के तहत इसने केरल सरकार के साथ मिलकर इतना पैसा निवेश करने की जो योजना बनाई है वो पंप स्टोरेज में है। तो कंपनी धीरे धीरे अपने वजूद को बढ़ाती जा रही है। तो ये भी आप समझ कर चलना। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे अडानी ग्रुप, अभी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी। अडानी ने जब परमाणु ऊर्जा की स्थितियों को जानने के लिए परमाणु संयंत्र के यहाँ पर अपनी एक मौजूदगी रखी, निरीक्षण किया अपने अधिकारियों के साथ, तो उनकी स्थितियाँ परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ने की है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो NTPC पहले ही इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। वेदांता भी इसके अंदर अपनी निविदाएं निकालकर भारी कंपनियों के लिए भी चीज़ें खोल रहा है, वो परमाणु ऊर्जा के लिए खोल रहा है। तीसरा अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो इस बजट के अंदर हमारी निर्मला सीतारमण जी जो भाषण दिया था ना भैया, उसके अंदर उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था परमाणु ऊर्जा का, और वो था 2047 तक। यानी कि करीब करीब 2047 तक भारत जो है 1 लाख मेगावाट की परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लेगा, यानी कि करीब करीब 100 गीगावाट तक का। तो इससे आपको स्थितियां समझनी चाहिए कि परमाणु ऊर्जा की तरफ भारत सरकार बड़ी सुचारू तरफ से है, और इस चीज़ के लिए निजी कंपनियों के लिए भी उन्होंने निवेश की स्थितियां खोली थी। ये मैंने आपको पहले, तो ये परमाणु ऊर्जा की तरफ मैं आज आपको REC की स्थितियां क्यों बता रहा हूँ भैया। एक न्यूज़ निकल कर आई है, और वो न्यूज़ निकल कर आई है NDTV की तरफ से, क्योंकि भैया REC का लक्ष्य 2030 तक करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की परमाणु ऊर्जा परियोजना को वित्तीय पोषण करने के लिए है। अब REC ने अपनी इच्छाओं को निर्मला सीतारमण जी के भाषण से
परमाणु ऊर्जा की स्थितियों को भापा। और इस स्थितियों के नाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी चीज़ आरईसी के द्वारा बताई जा रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, वो उन्होंने एक परखी है। क्योंकि आरईसी ये कह रहा है कि भैया लगभग 22 वर्षों के अंदर परमाणु ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो 1 लाख मेगावाट तक का हो जाएगा। और बिजली परमाणु ऊर्जा से इस तरीके से 1 लाख मेगावाट तक जो चीज़ें हैं वो आएंगी। वो किससे आएंगी? परमाणु ऊर्जा से आएंगी। और आरईसी ये भी कह रहा है कि आज की तारीख में परमाणु ऊर्जा के लिए प्रति मेगावाट लागत लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है। और इसलिए अगले 22 वर्षों में इसमें लगभग 13 से 14 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश होने की स्थितियां आती हैं। अभी इतना सारा ये निवेश नहीं करेगा, ये तो अभी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश परमाणु ऊर्जा के लिए बना रहा है, वो 2030 तक का है। और वित्त वर्ष अगर ये चीज़ें हम देखें तो इसने एक चीज़ और बताई है कि भैया वित्त वर्ष 2026 में आरईसी परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर करेगी। और आरईसी एनडीटीवी को ये भी बता रहा है कि निश्चित की है कि ये चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से ही शुरू हो जाएगा जो ये निवेश की स्थितियां हैं। क्योंकि 2026 से मंजूरी मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें समय लगेगा। क्योंकि आरईसी करीब 50,000 करोड़ रुपए की जो चीज़ें हैं निवेश करने की, वो परमाणु ऊर्जा में बना रहा है। भैया देखो, जितनी भी कंपनियां हैं जो परमाणु ऊर्जा की तरफ वर्क करेंगी, क्या आपको और मुझे नहीं लगता कि वो जो स्थितियां पैदा हो रही है परमाणु ऊर्जा के लिए, जो निर्मला सीतारमण जी के हमारे भाषण में आई हैं कि भैया 100 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा की 2047 तक की स्थितियां हैं, तो इसके ऊपर जो भी कंपनियां वर्क करेंगी तो कुछ तो कंपनियां कहीं से पैसा लेती हैं, तो उसकी रूपरेखा आरईसी पहले बनाकर बैठा है। अब यहां से इसको खरीदने बेचने की स्थितियां मत समझ लेना, मैंने आपको परमाणु ऊर्जा की स्थितियां इसके पूरे चिट्ठे की तरह आपको बता दी है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, 2030 तक आरईसी का अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच जाएगा 2030 तक। वो इसलिए भी पहुंचेगा क्योंकि इसी न्यूज़ के अंदर निर्मला सीतारमण जी का परमाणु ऊर्जा की तरफ अपने लक्ष्य की चीज़ें जो भारत का है वो स्थितियों के अंदर है ना। तो ये जो कंपनी जो देश के ग्रामीण इलाकों के तरफ वित्तीय पोषित करने की स्थितियों के साथ, फाइनेंस करने की स्थितियों के साथ, बिजली के संचार को बढ़ाने के लिए उस पर जो पोषण करती है ये, और उसके साथ साथ अब ये परमाणु ऊर्जा की तरफ कूद रही है, इसकी स्थितियां भैया दिमाग वाला ही समझेगा, है ना। तो वो स्थितियां मैंने आपको समझाई है। देखो सर, एक न्यूज निकल कर आई है जहां पर अगर मैं आपको बताऊं, मार्च में अब तक सुजलोन एनर्जी के शेयरों की कीमत में करीब 10% की बढ़ोतरी हो गई। क्या ये अभी खरीदने लायक स्टॉक है? जब भी आप ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो ये तो 4 दिन की तेजी के हिसाब से चीज़ें बताई गई हैं। और अगर हम इसी कंपनी का हाई देखें तो 86 रुपये का भी कंपनी का हाई है। और इससे पहले अगर इसका हम रिजल्ट के हिसाब से चीज़ों को देखें तो वहाँ पर भी कंपनी ने करीब 59-60 रुपये की चीज़ों के हमें बारे में दिखाया करीब का। तो अगर अब इतनी चीज़ हमें खरीदने के लिए बन रही है तो उस वक्त भी हम इसके रिजल्ट को देखकर खरीद सकते थे। तो ये जो न्यूज़ होती है ये समझाने वाली होती हैं, इससे खरीदने की प्रेरित नहीं होता है कि 4 दिन, भैया अगर हम 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की तेज़ी के हिसाब से शेयरों को खरीदने लग गए तो फिर हमने चीज़ों की हिसाब किताब नहीं समझे हैं। मैं यहाँ सुजलोन को बेकार अच्छी प्रतिक्रिया के साथ बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वो वजूदों के साथ दिखा रहा हूँ कि हमारे देश के लक्ष्य 2030 के 500 गीगावाट के हैं, और वो पवन ऊर्जा के साथ भी आएंगे, कुछ मेगावाट जुड़ेगी, गीगावाट जुड़ेगी। तो उसके लिए तो ये कंपनी और कंपनियां वर्क कर ही रही हैं। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए एक फ्यूचर के हिसाब से होना चाहिए, ना कि ये जो 4-5 दिन की तेजी। इस हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो लाजमी हम धोखा खाते रहते। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर हम इसकी सेल देखें ना भैया, दिसंबर 2023 की 1560 करोड़ की थी और 203 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और दिसंबर 2024 में हम अगर इसकी सेल देखें
2,975 करोड़ की थी, यानी कि 1,500 से 2,900 करोड़ रुपए तक की सेल इसने बढ़ाई और करीब करीब 388 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया। और अगर हम इसके खरीदने वाले ही चीज़ों के हिसाब से देखें तो इसका रिजल्ट ही इतना बेहतरीन है। ये पर कुछ चीज़ें होती हैं जहां पर कुछ चीज़ों के लिए समय लगता है, और ये वही कंपनी है जिसने जिंदल रिन्यूएबल्स की सहायक कंपनी से तीसरी बार भी ऑर्डर जीता, और इस ऑर्डर जीतने की स्थितियां मैं आपको पहले भी बताकर चला हूं। और अगर ये कंपनी 3-3 बार ऑर्डर जीत रही है तो वो चीज़ें समझो, ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए ये उसकी चीज़ों की परियोजना को पूरा करेगा पवन ऊर्जा के द्वारा। तो मकसद तो सुजलोन के बहुत बेस्ट हैं, और करीब करीब इसके जो 5.5 गीगावाट तक से ज़्यादा की इसके पास ऑर्डर बुक भी है। बहुत चीज़ों को हमें समझना पड़ता है, तो रिजल्ट तो उसका बहुत बेहतरीन दिख रहा है। एक चीज़ अगर इसकी देखें, रिजर्व 1,764 करोड़ का है, उधार कंपनी में 277 करोड़ का है, प्रमोट 13.25% के प्रमोटर हैं। अब जिनकी कंपनी है वो 13.25% के इसके अंदर अभी हैं, तो यानी कि अभी प्रमोटर की हिस्सेदारी और भी बढ़ सकती है और भी घट सकती है। तो प्रमोटर की स्थितियां दिखा रही है कि अभी कंपनी की स्थितियों में और समय लगने वाली स्थितियां हैं। एफआईज की स्थितियां देखें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया 22.87%। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया 9.31%। डीआईज इंडिया के होते हैं, उनके पास बहुत माइंड होता है, वो अलग अलग स्थितियों के साथ म्यूचुअल फंड भी होते हैं उसके अंदर, तो वो अपनी स्थितियों को सालों भर के लिए रखते हैं, आज और कल के लिए आपके और हमारे जैसे नहीं रखते, इसलिए उनकी स्थितियां इसके अंदर बड़ी हैं। दूसरी तरफ अगर इसके अंदर पब्लिक देखें तो पब्लिक ही अभी इसके अंदर 54.56% की तो पब्लिक अभी इसके अंदर बैठी पड़ी है ना। तो अब हमें हर एक चीज़ समझनी चाहिए भैया, सेल समझनी चाहिए, हमें वो स्थितियां समझनी चाहिए कि प्रमोटर कितने हैं, एफआईज कितने हैं, पब्लिक कितनी है, क्या पब्लिक सारी अमीर हो जाएंगी। तो ये जो न्यूज़ आई थी इसके ऊपर मैंने चीज़ें बताई, क्योंकि किसी ने, मेरे दोस्त ने ही मेरे से पूछा था कि क्या ये 4 दिन भाग गया तो खरीदने लायक है। भैया 86 के टारगेट तो उसने पहले दे, और मेरे यहाँ वजूदों के साथ वीडियो बनती है, खरीदने बेचने की स्थितियाँ नहीं बनती, मैं तो काम की स्थिति आपको वो स्थितियों के साथ समझा रहा हूँ। तो भैया आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। आरईसी ने परमाणु ऊर्जा के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की स्थितियां 2030 तक के लिए बनाई है, और वो जो बजट में निर्मला सीतारमण जी ने हमें 2047 तक 100 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य बताया है, उसको आरईसी ने भापा, और भी कंपनियां भाप रही हैं, उसके बारे में मैंने आपको ये चीज़ों के बारे में बताया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी फिर पूछ रहा हूँ, ज़रूर बताना, और आपकी होली कैसी रही इसके बारे में भी फिर से मुझे बताना। तो सबको हैप्पी होली। तो खरीदने बेचने की नीतियां कोई भी शेयर के अंदर नहीं है, न्यूज आई है, न्यूज बेस वीडियो बनाई है, मैं आपको फिर ये कहने वाला हूं, इसलिए मेरी वीडियो को देखकर खरीदने बेचने की स्थितियां बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।